बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है, नाम से आपको अंदाजा हो गया कि आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमने डाइजेशन ऑफ मैन स्टार्ट किया हुआ है। तो और आपको मैं बता दूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये लास्ट पोर्शन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसका मतलब हमारा वो जो ह्यूमन डाइजेशन वाला पोर्शन है वो इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल से डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये कि जो आज का टॉपिक है ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पेपर में ये बार बार पूछा जाता है। सो आज का टॉपिक आपने ध्यान से लेना है, आंख कान नाक किताब हर चीज आपने खोल के लेनी है, और मैं आपको प्रॉपर हेडिंग्स के साथ नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वो आपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है। ठीक है, और इसकी तैयारी करनी। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर भी शेयर कर दिया, और वो स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये होती कैसे है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें बेटा, इनमें 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं मैं लोकेशन आपको दिखा देती हूँ। ये इतना जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये सीकम होता है। सीकम क्या है? सीकम बेसिकली ब्लाइंड एंड है या ब्लाइंड सैक होता है। बेसिकली ब्लाइंड इसलिए क्योंकि इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती। ठीक है, ये ब्लाइंड है, ये ओपनिंग नहीं रखता। सो ये जो आपको स्टार्ट वाला पोर्शन जो फर्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है इसको हम सीकम बोलते हैं। और यहाँ से ना फौरन आपको एक जो है ना प्रोजेक्शन नजर आ रही होगी, ये जो फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये अपेंडिक्स है, ये सीकम है। ठीक है, सीकम के फौरन बाद कोलोन आता है। सीकम की लोकेशन की बात करें तो सीकम बेसिकली सेंटर में आता है, मतलब ये कोलोन है। ठीक है, ये जो आपको पिंक छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है जिसको हम इलियम बोलते हैं। सो अगर हम सीकम की बात करें तो ये इलियम और कोलोन के दरमियान में आता है। ठीक है, लोकेशन समझ आ गई सीकम की। फिर हमने कहा कि ये ब्लाइंड सैक है, इसके फौरन बाद जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, यही वो सारी की सारी डिटेल थी यहाँ जो लिखी हुई है। नेक्स्ट अब हमने ये कंडीशन डिस्कस करनी है। कंडीशन ये है कि ये नॉर्मल अपेंडिक्स शो की गई है, और ये जो आपको दिखाई गई है ये इन्फ्लेम्ड जो है वो अपेंडिक्स है। इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है कि फूली हुई, सूजी हुई। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है जब अपेंडिक्स में, ये वो उस तरह की कुछ नजर आती है। अब ऐसा है कि नॉर्मल कंडीशन में ये साइज इस तरह का होता है, लेकिन एक बीमारी होती है जिसको हम अपेंडिक्टिस बोलते हैं। अब डिक्टिस के एंड पे आप टिस दे सकते हैं। इसका मतलब आपको अंदाजा होगा कि ऐसी बीमारी जिसके एंड पे टिस आता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, इसके एंड पे भी टिस है, इसका मतलब कि इसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। अब अपेंडिक्टिस है, नाम से आपको अंदाजा होगा कि ऐसी कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। अब ये होती कैसे है वो आप देख लें। ऐसा है कि बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता है कि वेस्ट ने यहाँ से जो है वो ट्रैवल करना होता है। अब सीकम से भी वेस्ट ने ट्रैवल करना है, लेकिन अगर गलती से इस सीकम से कुछ वेस्ट जो है वो अपेंडिक्स में स्टोर होना शुरू कर दे तो अपेंडिक्स क्या होगा? ये फूल जाएगा, ये सूज जाएगा। सो ऐसी कंडीशन जिसमें अपेंडिक्स में कोई वेस्ट आके स्टोर हो जाए और वो सूज जाए, फूल जाए, तो उस कंडीशन को आप अपेंडिक्टिस बोलते हैं। और ये जो कंडीशन जिसमें होती है वो बहुत पेनफुल होती है, जिसके बाद होता ये है कि इसको सर्जरिकली हम फिर ठीक करते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। आपने एक भी सुना होगा कि ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, वो इसलिए ऑपरेशन होता है जिसमें ये जो है वो अपेंडिक्स को ट्रीट किया जाता है। समझ आ गई अपेंडिक्टिस क्या होता है? अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना, और अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? जब वेस्ट जो है वो हमारा यहाँ आके स्टोर होना शुरू हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन रिवाइज करवा दूं, फिर हम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की तरफ आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि 3 पोर्शंस थे। ठीक है, कौन कौन सा था? ड्यूडेनम था, जूजिनम था और इलियम था। ड्यूडेनम और जूजिनम में आपको पता है कि डाइजेशन होती थी, और इलियम में आपको पता है स्पेसिफिकली क्या होती थी? एब्जॉर्प्शन होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीजें आती हैं। 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हमें लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है? नंबर 1 वाटर, फिर कुछ डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, और इनमें कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल बेसिकली वो वेस्ट होता है जिसको हम फीसिस की शक्ल में बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड आपको नाम से ही अंदाजा आपको हो गया कि ये वो मटेरियल है जिसको बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि यूजफुल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं है, तो ये वेस्ट हुआ। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई कि लार्ज इंटेस्टाइन वाले पॉइंट पे हमें 3 चीजें ट्रैवल होती हुई नजर आती है। नंबर 1 वाटर, फिर कुछ सॉल्ट्स और फिर हमने लास्ट में कहा अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। हमने देख तो लिया क्या ट्रांसफर होता है और स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। फंक्शन ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। यहाँ डाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 जगह डाइजेशन होती है। नंबर 1 ओरल कैविटी, फिर मैंने आपको कहा था स्टमक, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा डाइजेशन कहीं नहीं होती। इसी तरह अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इनमें एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेशन नहीं होती। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन किसकी होनी होती है? वाटर और सॉल्ट्स की। आप कहेंगे वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन क्यों होती है? ठीक है, ऐसा है कि बॉडी की ना कोशिश होती है, बॉडी में भी स्पेसिफिकली अगर मैं टर्म यूज करूं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट या यूजफुल न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए। तो वो जितना कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा यूजफुल सब्सटेंसेस को या न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर दें ताकि हम उसको ब्लड में भेज दें, उसको हम इस्तेमाल करें। ठीक है, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का भी काम है कि उन्होंने वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है और जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल मैंने आपको कहा वो जरूरी नहीं है ना, इसी वजह से हम उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। किसकी शक्ल में? फीसिस की शक्ल में। अब बात आती है आगे कि फीकल मैटर की कंपोजिशन क्या है या फीसिस की कंपोजिशन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बात बात पे बता दूंगी भाई ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पूरे का पूरा टॉपिक लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फीसिस की बात करें, अब उन्होंने पूछा है फीसिस की कंपोजिशन। फीसिस में क्या क्या चीजें, मतलब कि बॉडी जो है वो क्या क्या चीजें बॉडी से खारिज करते हैं, वेस्ट क्या होता है बेसिकली ना। फीसिस की बात करें तो इनमें कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये वो बैक्टीरिया जो हमें नहीं चाहिए होते। ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कुछ फीकल मैटर में कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं, मतलब सेलुलोज अगर हम स्पेसिफिकली करें, क्योंकि वो आपको पता है उनकी डाइजेशन बॉडी में नहीं होती। उसके बाद आपको पता है कि अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक की जो इंटरनल लेयर थी जिसको म्यूकोजा बोले, उनमें म्यूकोजल सेल जो है वो शेड ऑफ होते थे। ठीक है, अब वो जो शेड ऑफ हुए म्यूकोजल सेल है वो भी बेसिकली वेस्ट है, हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको फीकल मैटर की शक्ल में बॉडी से एलिमिनेट करवा देते हैं। उसके बाद म्यूकोसा, आपको पता है जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो इंटरनल लेयर है उनमें म्यूकस हमें देखने को मिलता है ताकि बहुत ही आसानी से कोई भी मटेरियल जो बड़े आसानी से ट्रांसफर हो जाए, तो उसमें जो है वो म्यूकस उसकी हेल्प करता है। सो जो एक्स्ट्रा म्यूकस होता है उसको भी एलिमिनेट करवा दिया जाता है फीकल मैटर, क्योंकि वो भी वेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल भी वेस्ट है। अब पिगमेंट स्पेसिफिकली हम बाइल पिगमेंट का जिक्र कर रहे हैं। अब आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली आपको पता है कि जब बाइल की प्रोडक्शन हो रही थी तो उसमें हमने कहा था बाइल पिगमेंट होता है जो कि बाइल को ग्रीन कलर देता है। अब वो पिगमेंट जो है वो वेस्ट की फॉर्म में भी हमने कहा था बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाता है। तो फीकल मैटर में हमें वो कुछ बाइल पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, उसके साथ ऑफ कोर्स वाटर भी होता है। तो ये जो है वो कंपोजिशन है फीकल मैटर की। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। आप कहेंगे यहाँ तो हम बैक्टीरिया को वेस्ट की शक्ल से बॉडी में खारिज कर रहे हैं, अब यहाँ भी बैक्टीरिया ये यूजफुल है। इसका मतलब कुछ बॉडी से जो बैक्टीरिया हम एलिमिनेट करवाते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो नहीं जरूरत होती। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो यूजफुल बैक्टीरिया है। यूजफुल का मतलब वो फायदेमंद है। फायदा ये पहुंचाते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया हैं वो विटामिन के की जो है वो प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। अब आपको पता है कि जो विटामिन के वो बॉडी के लिए कितना यूजफुल है। सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मौजूद यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो कि सिंथेसिस करवाते हैं विटामिन के की, उसको फिर भेज दिया जाता है ब्लड में। समझ आ गई? सिंथेसिस स्पेसिफिकली विटामिन के की कहां हो रही होती है। अच्छा, यहाँ ना इस स्लाइड में हमें एक डिफरेंस डिस्कस करना है जो कि है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा डायरिया की बात करें ना तो हम बेसिकली डायरिया ये कॉन्स्टिपेशन दोनों की अगर हम बात करें ना, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब फंक्शन क्या था लार्ज इंटेस्टाइन का कि इन्होंने वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन करवानी है। अब ऐसी कंडीशन या ऐसी एब्नॉर्मलिटी जिसमें या तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, या तो उन वाटर सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हो ही ना। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन हम देखते हैं किसमें होती है और किसमें नहीं होती। अच्छा, डायरिया की बात करें ना तो डायरिया आसान जुबान में मैं आपको बहुत आसान कर दूं तो ये होता है लूज मोशन लग जाना। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पॉइंट पे वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होनी थी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्नॉर्मलिटी है ना बेटा, अब नॉर्मलिटी के रिजल्टेंट में तो डिजीज होती है। अब ये डायरिया डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन वाटर सॉल्ट की लार्ज इंटेस्टाइन ने करवानी थी वो नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? अब उसकी कॉजेज देखने को, कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कोई ड्रग एक्शन भी हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट हो सकता है किसी ड्रग का, या फिर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब हैं तो इमोशनली डिस्टर्बेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ना हो वाटर सॉल्ट्स की। सो इस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं जिसमें आपको पता है कि वेस्ट मटेरियल में बहुत ज्यादा
ज्यादा आपको वाटर भी वेस्ट हो जाता है, जैसा कि हम कहते हैं कि लूज मोशन होना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अब आपको पता है लूज मोशन बहुत देर तक लगे रहे तो क्या होता है कि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। डिहाइड्रेशन का मतलब कि वाटर की कमी, भाई जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा बॉडी में, इसका मतलब जब पानी एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। अब अगर हम इसको चेक ना करें और ये बढ़ता जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतना खतरनाक हो जाता है कि जानलेवा भी हो जाता है। पहले समझ आ गई। नेक्स्ट कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की बात करें ना तो इसमें होता है कि नॉर्मल लिमिट से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन वाले पॉइंट पे। अब ऐसा है कि जब बहुत ज्यादा वाटर जो है वो हम इसको स्टोर कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, तो क्या होता है, तो ऐसा होता है कि जब हमने फीकल मैटर की कंपोजिशन में वाटर की बात किया, वाटर नहीं है, अब फीकल मैटर में वाटर नहीं, क्योंकि वाटर की ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गई। अब इस कंडीशन में जब वेस्ट मटेरियल के साथ, फीकल मैटर के साथ, फीसिस के साथ वाटर नहीं एलिमिनेट होगा तो आपको पता है कि एलिमेंट्री केनाल से उसको एलिमिनेट करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसकी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन कुछ बच्चों को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, भाई आसान कर देते हैं, कब्ज, जिसमें बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं हम उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं, क्योंकि वाटर की ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, पानी की कमी होती है उस फीकल मैटर में। समझ आ गई जे, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट अब हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज रेक्टम। अगर हम रेक्टम की बात करें कैसा होता है मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का होता है, ये पाउच है बेसिकली। इसमें ना होता ये है कि यहाँ से जी एब्जॉर्प्शन होनी है तो हो गई सॉल्ट्स की, ठीक है, ये कोलोन है, ये क्या है, मैंने आपको कहा ये स्ट्रक्चर जो है कोलोन है। इसमें आप कहेंगे ये क्या, बाकी तामझाम आप रहने देंगे, तामझाम आपको नहीं पढ़ाने, सिर्फ ये जरूरी है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रक्चर तो असेंडिंग कोलोन, ये लेटा हुआ स्ट्रक्चर है तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और डिसेंडिंग कोलोन या फिर सिर्फ आप कहते हैं कोलोन के फौरन बाद एक पाउच या एक थैली या एक बैग होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, और ये इतना आपको मैंने आपको बता भी दिया स्पेसिफिकली सेपरेट करके। अब ये एक ऐसा पाउच है जिसमें ना फीसिस में टेम्पररी स्टोर होना होता है, कुछ वक्त के लिए स्टोर होना होता है, और एनस ऐसा पॉइंट है जहां से उसको बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। समझ आ गई। अब हम बेसिकली रेक्टम पढ़े, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई वो होता है कैसे। रेक्टम की बात करें, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है जिसमें फिशेस जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर की जाती हैं और फिर उसको रिजेक्ट करवा दिया जाता है एनस वाले पॉइंट से, ठीक है। अब बात आती है एनस क्या होता है, कैसा होता है। एनस की बात करें तो एनस में दो स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर जैसा कि मैंने वर्ड बोला था आपके माइंड में आ गया होगा, फनी हिंट के मैम ने दरवाजे बोला था, इसका मतलब एनस के पास भी दो दरवाजे होते हैं और वो हम कहते हैं कि खुल जा सिम सिम तो वो खुल जाता है। फनी ना। खैर अच्छा जी, एनस की बात करें दो स्फिंक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इंटरनल स्फिंक्टर जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना है, क्योंकि अगर हम स्फिंक्टर की बात करें तो वो मसल से मिलकर बना है, ठीक है। आउटर स्फिंक्टर की बात करें अगर एनस की तो वो जो है वो जिन मसल से मिलकर बना उसको स्ट्रिप्टेड मसल्स बोलते हैं। समझ आ गई एनस की। अब होता क्या है कि जैसे ही ये रेक्टम फुल हो जाएगा फीसिस से, दिमाग की तरफ सिग्नल जाता है और उस सिग्नल को हम बोलते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। अब ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ना, ये ऐसा रिफ्लेक्स है या आप कह सकते हैं ऐसा सिग्नल है जो दिमाग की तरफ जाता है कि भाई रेक्टम जो है वो बैग भर गया, जो थैली भर गई जी, खाली करो। अब इसको फीसिस से वो फुल हो गई, अब इसको खाली करो। दिमाग में सिग्नल जाएगा, दिमाग उसको कहेगा भाई खाली करो, तब जो है वो खाली होती है। मतलब कि तब जो एनस वाले पॉइंट पे हमने दो स्फिंक्टर्स पढ़े वो हटते हैं, दरवाजा खुलते हैं, खुल जा सिम सिम और वेस्ट बॉडी से बाहर। फनी ना। एनीवेज हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स की। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो ये कि इंडिविजुअल्स में भी स्पेसिफिकली अडल्ट्स जो हैं वो इनको कॉन्शियसली इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहे थे। कॉन्शियस में कैसे, इसकी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही मजे की कहानी। ऐसे है कि ये कॉन्शियसली हमारे कंट्रोल में होती है, जब हम चाहें तभी हम वेस्ट को जो है वो एलिमिनेट करवा सकते हैं। कुछ हद तक कॉन्शियस होती है भाई, अब फजूल मुझे जो है वो लॉजिक्स देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, कॉन्शियस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अडल्ट जो है वो पहले देखते हैं भाई वॉशरूम आ गया, ठीक है, ये तो नहीं कहीं बैठ के भी अडल्ट कर रहे, चलो जी कॉन्शियस कंट्रोल तो वो कहीं भी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर जब उनको वॉशरूम नजर आता है, ये स्पेसिफिक जगह नजर आती है जहां में उन्होंने वेस्ट को एलिमिनेट करवाना होता है, तब ठीक है उसके साथ साथ वो देखते हैं कि भाई पानी शानी है माहौल है, ताम झाम सारे पूरे हैं, इंतजाम मेरा पूरा है, तब जो है वो फिर उस वेस्ट को एलिमिनेट करवाते हैं। इसका मतलब अडल्ट जो है वो इस रिफ्लेक्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे होते हैं, माहौल देख के, इधर उधर इंतजाम देख के इसको वेस्ट मटीरियल को खारिज करते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन्फेंट्स से, इन्फेंट्स क्या, इन्फेंट्स बेसिकली छोटे बच्चे 2-3 साल तक
वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम छोटे बच्चों को पैम्पर लगाते हैं। खैर, पैम्पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स है ये उनके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन आगे खुशखबरी ये लिखी हुई है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रेजुअली बड़े होते जाते हैं ये उस रिफ्लेक्स को फिर अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर वो जब चाहे वो उसको रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर वो रोक के भी रख सकते हैं। बहुत ही फनी हो गया। खैर, एनीवेज, मकसद आपको समझाना था, जिस भी लैंग्वेज में जिस भी तरीके में आपको समझ आए, आपको बस समझ आनी चाहिए। आगे समझ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आपने कमेंट में पूछना है। अगर समझ आ गई तो कमेंट में आप फीडबैक दे देंगे, भाई मैम थैंक यू, बहुत अच्छी समझ आई, क्योंकि मुझे वो चीजें बूस्ट अप करती हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाहिर है वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि किसी और का भी भला हो जाए भाई। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई नई जो है वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। नेक्स्ट जो है वो हमने बेसिकली डिजीजेस डिस्कस करनी है न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो आपको आधा डॉक्टर तो मैंने बना ही देना है नेक्स्ट, क्योंकि हमने कुछ डिजीजेस डिस्कस करनी है। अब आप बीमारियां पढ़ेंगे तो आप आधा डॉक्टर अपने आप को जो है वो ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमने ना सिर्फ वो बीमारियां पढ़नी है, उनमें कॉजेस पढ़ेंगे, उन्हें ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।